मेरे पिताजी भी नाच के लिए एक मेला घूमने 2 रुपए में ढूंढ लाए। इन मेला घूमनियों के साथ एक दबलची हुआ करता था। दबलची दोनों तबलों को एक चादर से लपेट कर कमरे में बांधे बांधे रहता था और नृत्य के समय मेला घूमने के स्वर में स्वर मिलाकर देवी का गुणगान करने लगता था तथा तबले की थाप से सारा वातावरण गूंज उठता था। इसी बीच बलि का छोना भी सिर विहीन हो जाता था। यह सारी प्रक्रिया मुश्किल से 5 मिनट में समाप्त हो जाती थी। मेला घूमने के नाच के बाद हम भावाविभोर होकर मंदिर से बाहर निकलकर देवी माँ का सुहारी हलवा वाला प्रसाद खाने लगे। अचानक एक चील ने झपटा मारा और मेरे हाथ से सुहारी हलवा दूर जा गिरा तथा देखते ही देखते मेरा बायां हाथ खून से लथपथ हो गया। चील की चोंच ने मेरा हाथ फाड़ दिया था। छोनों की बलि तथा अन्य खाद्य सामग्री के कारण वहां चारों हजारों की चील कौवे आसमान में निरंतर उड़ान भरते रहते थे। मेरे पिताजी कुछ ताजा गोबर ढूंढ कर लाए और मेरे घायल हाथ पर छोप दिया। वे कहने लगे, इससे इसी से ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम सभी यात्रा की वही पुरानी प्रक्रिया दोहराते हुए देर शाम तक अपने गांव वापस आ गए। अब छुट्टियां 2-4 दिन की ही शेष रह गई थी। आसमान में हैरत अंगेज नजारा उभरने लगा। लगातार 2 साल के सूखे के बाद बादल गरजने लगे। लोग घरों से बाहर निकलकर आसमान को घूर घूर कर देखने लगे। विशेष रूप से दलित नृत्य मुद्रा में प्रतीत होने लगते लगे थे। पहली बारिश के साथ ही गांव वाले आपस में चंदा करके एक सूअर खरीद लाए। समारोह चमरिया माई को बलि देकर बारिश का स्वागत किया गया। इसी बीच मुर्दैया के ऊपर पूरे आसमान को घेरता हुआ एक विशाल अर्धचंद्राकार इंद्रधनुष दिखाई दिया। हमारे गांव के दलित इंद्रधनुष देखते ही हाथ जोड़कर इंद्र भगवान की जयकार करने लगे। वे कहते थे कि इंद्र भगवान खुश हो गए, इसलिए खूब पानी बरसाएंगे। धनुष का विश्लेषण करते हुए गांव वाले यह भी कहते थे कि जब इंद्र देवताओं की पंचायत बुलाते हैं तो सभी देवता गोलाई में बैठ जाते हैं, जिसके कारण वे इंद्रधनुष के रूप में आसमान में दिखाई देने लगते हैं। वर्षों की इस आस के बीच 1 जुलाई 1959 ने आगमन मेरी चिंता को धधका दिया। यह एक ऐसी तारीख थी जिसमें मेरा भविष्य तय होने वाला था। घर में कोहराम मच गया। नगर चाचा जैसे विस्फोटक दिमाग वाले घर के लोग आरोप लगाने लगे कि मैं पढ़ाई के बहाने कामचोर बनना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से दादी की जिद पर मुझे 4 आना मिला, जो छठी कक्षा में नाम लिखाने की फीस थी। यह चवन्नी इस बात की गारंटी थी कि अब छठी से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई का मार्ग खुल गया। उस दिन मैं दौड़ते हुए स्कूल गया था। छठी कक्षा में मेरा दाखिला युगांतकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि यहीं से शुरू हुई थी मेरी अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, जिसके ज्ञान ने मुझे आगे चलकर अपने गांव में किसी अन्य ग्रह का मानव बना दिया था। छठी में अंग्रेजी पढ़ाने वाले मास्टर मुसाफिर लाल थे, किंतु उन्हें भी सभी लोग सिर्फ मुंशी जी के नाम से जानते थे। वे उसी जिगर संडे गांव के रहने वाले थे, वहां जहाँ के बाबू परशुराम सिंह थे। ये अंग्रेजी वाले मुंशी जी प्राइमरी वाले मुंशी जी से बिल्कुल भिन्न थे। वे अत्यंत मेहनती और अनुशासन वाले व्यक्ति थे। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी के प्रति मेरा आकर्षण एक तरह के पागलपन में बदल गया। मुंशी जी जो सिखाते पढ़ाते मैं सब कुछ रट लेता था। यहाँ तक कि किताब से जो भी पाठ पढ़ाते मैं दूसरे दिन उसे जुबानी सारा कुछ बोल देता था। मेरी इस याददाश्त के कारण मुंशी जी मेरे सबसे बड़े प्रशंसक बन गए। शीघ्र ही मैं अनेक अंग्रेजी के स्वतंत्र तो वाक्यों का मालिक बन बैठा, और जब मैं अपनी दलित बस्ती में किसी के सामने इन वाक्यों को बोलता तो लोग चकाचौंध होकर मुझे घूरने लगते थे। किंतु मेरी दादी इस बात से चिंतित हो गई थी कि कहीं मैं पागलपन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। वह अक्सर दोहराती रहती थी कि सुनने में आता है कि ज्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं, इसलिए मेरे मुंह से अंग्रेजी के शब्द सुनकर वह घबरा जाती थी। मेरी बस्ती के बदलू और बलराम दो ऐसे हलवाए थे जो शाम के समय काम से वापस आने के बाद सीधे मेरे पास आते थे और मुझे हमेशा अंग्रेजी बोलने के लिए कहते। मैं तुरंत दर्जनों छोटे छोटे अंग्रेजी के वाक्य उनके सामने जड़ देता, जैसे आई एम गोइंग, यू आर कमिंग, ही इज रीडिंग, आदि आदि। मेरे मुंह से ऐसे वाक्यों को सुनकर लगता था कि मानो दिन भर की हरवाई से प्राप्त उनकी सारी थकान मिट गई। पागलपन कहीं बढ़ न जाए, इस चिंता में मेरी दादी मुझे हमेशा कहती रहती, हर दम अन बन मत बोला कर। इन तमाम अटकलों के बीच मेरा यह पागलपन बढ़ता रहा। प्राइमरी स्कूल में मेरा जो स्थान गणित के लिए था, वही छठी के बाद अंग्रेजी के लिए हो गया। अंग्रेजी भाषा के कारण छठी कक्षा मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गई।
वापस गांव में अत्यंत खुशहाली का वातावरण छाने लगा था, क्योंकि आषाढ़ सावन के बीच 2 साल बाद बड़ी घनघोर बारिश हुई और चारों तरफ बाढ़ बाढ़ ही बाढ़ आ गई थी। लोग रोपने के लिए धान की जरई तैयार करने लगे तथा गांव में लेव लगाते। खेत में चारों तरफ से मेड़ द्वारा पानी को रोककर जीतने को लेव लगाना कहते थे, जिसमें मौसम के अनुसार आगामी फसल बोई जाती थी। लेव के बाद खेतों को हेंगा से हेंगाया जाता था। बांस के 3, 6, 7 फीट लंबी कड़ियों को एक साथ पचरी ठोककर जोड़ा बना दिया जाता था, जिसे हेंगा या पाटा कहा जाता था। हेंगा को मोटे रस्से में बांधकर जुहाटे में नत्थे बैलों द्वारा खींचा जाता था। हेंगा के ऊपर अक्सर किसी बच्चे को भी बैठा दिया जाता था तथा चरवाहा स्वयं उस पर चढ़कर हेंगाने के लिए बैलों को हाँकने लगता था। पानी भरे जुताई किए हुए खेत को समतल बनाने के लिए हेंगा पर बैठे बच्चों का बहुत मनोरंजन होता था। देखते ही देखते धान की फसलें लहला उठी। 2 साल की अत्यंत तबाही के बाद अकाल का दौर समाप्त होते ही बाढ़ के कारण ताल पोखरे, नदी नाले, डबरा डबरी, यहाँ तक कि धान के किनारे तरह तरह की मछलियों से पट गए। मछलियों की बहुतायत इतनी ज्यादा हुई कि लोग टोकरी में भर भर कर दूर दूर स्थित अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचाने लगे। मछलियों के आगमन ने दलितों की भुखमरी को हवा में उड़ा दिया। आगे आने वाले हर मौसम में इसी की बहार थी। मछलियां मारने के सिलसिले में एक वाक्य मेरे साथ ऐसा हुआ, जिसे याद करके मैं आज भी विचलित हो जाता हूँ। गांव की ताल से जुड़ी पतली नहर में मैं कंटिया लगा रहा था। एक जगह गिरई नामक मछली के छोटे छोटे सैकड़ों बच्चे पानी की सतह पर तैर रहे थे। ऐसे छोटे बच्चों, जिसे जराई कहा जाता था, को माँ मछलियां अक्सर अपने साथ चराने के लिए पानी में इधर से उधर चला करती थी। मैंने केंचुआ से गुत्थी कटिया को इन जरहइयों के पास बीच फेंका। शीघ्र ही कटिया का धागा तेजी से खींचा जाने लगा। मैंने कटिया को उछालकर जमीन पर फेंका और मेरे हाथ में आ गई करीब एक, 1 पाउंड वजन वाली गिरई, जो अपनी झरियों को चरा रही थी। मैंने इस झटपटाती गिरई को जमीन पर पटक कर मार डाला। उधर सैकड़ों जरइयां इधर उधर बिखर कर ऐसे दिशावहीन हो गई, जैसे पानी की सतह पर बिछी काई पर बड़ा सा पत्थर फेंक दिया गया हो। इन मात्रविहीन झरियों को दिशाविहीन देखकर मेरे अंदर एक अति निर्दयी पापी होने की अनुभूति जग गई। आज भी पानी में तैरती जब भी किसी मछली को देखता हूँ, तो मैं अपने को उसी निर्दयी पापी की अवस्था में पाने लगता हूँ। जो भी हो, उस बरसात ने हमारे गांव में आने वाली हर संध्या को अपने पुराने रूप में तब्दील कर दिया था। सूरज डूबते ही झिंगूर तथा रेवुआ की निरंतर जारी रहने वाली चिचियाती धुनों में हजारों मेंढकों की टरटराहट मिलकर किसी को सोने नहीं देती थी। वहीं गोबडोरों का समूह मेले के ढेर को गोलाकार ग्लोब का रूप देकर ऐसे ठेलते नजर आने लगे कि मानो दुख से भरी इस धरती को लुढ़का कर वे किसी अन्य ग्रह पर ले जा रही हों। डिबरी तथा लालटेन जैसी रोशनी के स्रोतों पर पतंगों को हुजूम आत्महत्या के लिए मजबूर होने लगा था। राहत की बात यह थी कि ये सारी गतिविधियां उस भीषण अकाल के समापन की ही घोषणा कर रही थी। सावन आते ही नाग पंचमी की आहट पाकर चूड़ी हारिन गांव गांव घूमकर कजरी विजा में गाने लगी। एक दिन चल कइले हो मुरारी सुनिए, बनी के अइले चूड़ी हारी सुनिए ना। गोदना गोदने वालियां भी ऐसी धुनों पर फेरी लेने लगी थी। नीम के पेड़ों पर पड़े झूले तो संध्या के समय मनोरंजन के सबसे बड़े केंद्र बन गए थे। गांव की दलित मजदूर और मजदूरनी लोकगीतों की धुन पर झूल झूल कर दिन भर काम से मिली थकान को हवा में उड़ाने लगी। इसी बीच घुमंतु नटों की गांव के बाहर सिरकियां बिगड़ने लगी। ये सारी बरसाती गतिविधियां पिछले 2 साल अकाल के दौरान एकदम बंद हो गई थी, किंतु सन 1959 के बरसाती दिनों में इनकी वापसी से हमारी दलित बस्ती जीवंत हो उठी थी। उस बरसात में करीब 15 सदस्यीय घुमंतु नटों के एक झुंड ने हमारी दलित बस्ती के दक्षिण में स्थित ऊसर जमीन पर अपनी सिरकियां लगा लिया। त्रिकोण झोपड़ी नुमा सिरकी सरपत तथा कपड़ों से बनाई जाती थी। उन्हें सैनिक
उन्हें सैनिक टेंट सरीखे त्रिकोण गाड़ कर नट रात में उसके अंदर सोते थे। ऐसे खानाबदोश नट बरसात के दिनों में घूम घूम कर लोगों को पहलवानी सिखाते थे, जिसके बदले उनकी रोजी रोटी चलती रहती थी। ये नट आल्हा गाने में माहिर होते थे और ढोल वादन में अत्यंत पारंगत। हमारे गांव में जिस नट परिवार ने सिरके लगाया था, उसका मुखिया बहुत हट्टा कट्टा पहलवान था, जो तुको जैसा प्रतीत होता था। उस परिवार की युवती अत्यंत सुंदरी थी, जिनके बारे में गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी थी। अपने किसी बात को मनवा लेने की इन नटों में अद्भुत क्षमता होती थी। वे सब कुछ आला गा गा कर मनवा लेते थे। वीरता भरे किसी भी आला प्रकरण में वे सामने वाले व्यक्ति को पिरोकर ऐसा दृश्य पैदा कर देते थे, जिससे भावुक होकर लोग उन्हें हर तरह की मदद के लिए राजी हो जाते थे। इसी क्रम में बस्ती के लोग पहलवानी सीखने के लिए राजी हो गए। मुरधैया के पहले एक बाग में अखाड़ा तैयार किया गया तथा करीब 20 युवक उस नट पहलवान से कुश्ती, बाना बनेठी, तलवार आदि भंजना सीखने लगे। अखाड़े में नट तरह तरह के दाव सिखाता तथा वहां भीड़ भरी तमाशबीनों की इकट्ठी हो जाती थी। एक बार सिखा दी गई तरकीबों की प्रैक्टिस के लिए वह नट बीच बीच में वीर रस्से और प्रो ढोल की थाप को ऐसी सुरीली बना देता था कि ये सारी नट विधाएं सबके सिर चढ़कर बोलने लगती थी। हमारे परिवार के 2 युवक सोबरन तथा गोकुल भैया पहलवानी सीखे। नटों द्वारा ऐसी पहलवानियां एक 15 दिवसीय पर्व की तरह होती थी, जिसके बाद शुरू होता था विदाई समारोह। जिन जिनके घर के युवक पहलवानी सीखते थे, नट पहलवान बारी बारी से उनके घर आला का आयोजन करता था। जिस दिन हमारे दरवाजे पर आला का आयोजन हुआ, उस दिन सैकड़ों लोग वहां उपस्थित हो गए थे। लोग घंटों तक मंत्र मुग्ध होकर आला सुनते रहते। अंत में जब वह नट समूह हमारी बस्ती से विदाई लेकर अपनी सिरकियां उखाड़ने लगा, तो घर घर में मातम सा छा गया था। जब वे सिरकियों को अपनी पालतू घोड़े की पीठ पर लाद कर एक अजनबी मंजिल की तरफ जाने लगे, तो मैं भी उन्हें बड़ी ललचाई निगाहों से देखता रहा और बार बार सोचता रहा कि यदि उनके काफिले में मैं भी होता तो कैसा लगता। देखते ही देखते नटों का यह झुंड मुरदैये के रास्ते हमारी आंखों से ओझल हो गया। जाहिर है, उस बरसात ने सूखाग्रस्त गांव की दलित बस्तियों में अनेक गतिविधियों की भरमार कर दी थी। अब जो चिट्ठियां मुझसे लिखवाई जाती थी, उनमें किसुनी भोजी जैसी युवतियों द्वारा ऋतु वर्णन भी शामिल होने लगा था। उनके अर्थ वैसे ही होते थे जैसे पद्मावत में महाकवि जायसी की ये पंक्तियां: बरी से मघा झगोरी झगोरी, मोर दो नैन चुए चूवे जस ओरी। उधर हमारा स्कूल भी जाड़े की शुरुआत होते ही अनेक सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। पहली पंचवर्षीय योजना चालू तो पहले से ही हो गई थी, किंतु उसका प्रभाव कहीं नजर नहीं आता था। पहली बार सन 1959-60 के जाड़ों में हमारे क्षेत्र के जहानागंज कस्बे में ब्लॉक विकास केंद्र खोला गया था, जिसके तहत विभिन्न स्कूलों में कृषि प्रदर्शनी आयोजित होने लगी। अनेक सरकारी अधिकारी जैसे एचडीओ, बीडीओ, तहसीलदार तथा डीएम आदि इन स्कूलों का दौरा करने लगे। ऐसे प्रदर्शनियों के अवसर पर मुझे यह अनुभव होने लगा था कि 2 वर्ष पहले कोड़ा तापते हुए मुन्नर चाचा जो कुछ भी रूस में सामूहिक खेती या नेहरू की योजना के बारे में बताते थे, उसका साकार रूप इनमें दिखाई देने लगा था। उस समय हमारे स्कूल पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। प्रदर्शनी में लहलाती फसलों के बड़े बड़े नमूने रखे गए थे। वहां बड़ी संख्या में किसान आते थे। शाम के समय बड़े स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम ब्लॉक द्वारा आयोजित किए जाते थे। उस समय जहाना गजबलों के एक मशहूर बिरह गायक थे, जो अपनी गायन शैली में विकास कार्यक्रम को शामिल किए हुए थे। उनका नाम था जयश्री यादव। लोहे का करताल बजाते हुए जब बुलंद आवाज में इन लाइनों हुई है होई है अब कल्याण पंचवर्षीय योजना से, हरा भरा खेत खलियान पंचवर्षीय योजना से को गाते थे, तो सभी रोमांचित हो उठते थे। ऐसी प्रदर्शनी के बाद गांव गांव में ग्राम सेवक घूमने लगे। साथ में कभी कभी स्कूल के कृषि छात्र भी होते थे। वे सभी डिबलर से बीज बोने के लिए किसानों को प्रेरित करते रहते थे। डिबलर लकड़ी का 1 दर्जन खूंटियों वाला चौकोर खांचा होता था। इसके इस्तेमाल से खेतों में खूंटियों द्वारा बनाए गए छेद में फसलों के बीज बोए जाते थे। उस समय डिबलर से खेती का वर्णन विभिन्न लोकगीतों में खूब मिलता था। इन सभी क्रियाकलापों से नेहरू जी की छवि ग्रामीण इलाकों में काफी निखरने लगी थी।
लोग अकाल से उत्पन्न दुख दर्द को भूल गए थे। धान की अच्छी फसलों के बाद चैत वैसाख के दिनों में जो गेहूं, चना, मटर आदि फसलों की कटाई से दलितों के बीच काफी खुशहाली छा गई थी। इसका कारण था कुछ महीनों के लिए उचित भोजन व्यवस्था। इस संदर्भ में हमारे पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जिम्मेदारों के बीच चमारों को लेकर एक काव्यात्मक मुहावरा प्रचलित था। भादो भैंसा चैत चमार, इनसे कभू लगे न पार। इस निरादरपूर्ण अमानवीय अभिव्यक्ति में चमारों के पेट भरकर खाने की खिल्ली उड़ाई गई थी। उपरोक्त उक्ति से यह भी प्रकट होता है कि भारत का स्वर्ण समुदाय चमारों को भूखे पेट देखना ही पसंद करता है। हाँ, यह भी अवश्य परिवर्तन आया कि चैत आते ही अकाल के दौरान बंद शादी विवाह के समारोह एक बार फिर पुनः जागृत हो गए। हल्दी की रस्म तथा हल्दी की रस्म तथा मंट मंगरा के गीत दलित बस्तियों में गूंजने लगे। ऐसे अवसरों पर सोने की थाली में जेवना परोसी रामा, जेवना ना जेवे हमार बलमा, यह एक अत्यंत प्रचलित लोकगीत हुआ करता था, जिसे मंट मंगरा से लेकर शादी के दिन तक लगातार गाया जाता था। इस दौरान दलितों की झोपड़ियों की दीवारों पर कोहलर कलाकृतियां विभिन्न रंगों में उभरकर अपना एक अलग ही सौंदर्य बिखेरने लगती थी। दीवार पर गेरू तथा हल्दी से जो भी पेंटिंग की जाती थी, उसे कोहबर कहा जाता था। ऐसी कलाकृतियों में केले का पेड़, हाथी, घोड़े, औरत, धनुष, बाण आदि शामिल होते थे। इन कलाकृतियों को कोहलर कोहबर लिखना कहा जाता था। चिट्ठी की तरह कोहबर लिखने के लिए भी गांव वाले मेरी ही तलाश में रहते थे। अतः जब तक गांव में रहा, शादी किसी के घर हो, कोहबर में मैं ही लिखता रहा। एक विशेष बात यह थी कि इन कोहबर कलाकृतियों का प्रचलन स्वर्ण जातियों में नहीं था। इन परंपराओं से जाहिर होता है कि सदियों से चला आ रहा दलितों का यह बहिष्कृत समुदाय एक अलौकिक कला एवं संगीत का न सिर्फ संरक्षक रहा, बल्कि उसका वाहक भी है। अशिक्षा के कारण, लिपि का ज्ञान न होने के कारण दलित लोग संभवतः भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अभिव्यक्ति के लिए कोहबर पेंटिंग का सहारा लिया था। शादी विवाहों के इन अवसरों पर भांड मंडलियों या नौटंकियों का आयोजन दलितों के बीच एक आम बात थी। इन अत्यंत आकर्षक मंडलियों या नौटंकियों में नाटक से लेकर गायक, तबलची, अभिनेता, स्वांग आदि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं, बल्कि वही अधपेटवा गुजारा करने वाले हरवाए हुआ करते थे। ऐसे अवसरों पर एक सिद्धहस्त कलाकार के रूप में उनकी प्रस्तुति से सदियों पुराने उनके दुख दर्द कुछ समय के लिए हवा में उड़ जाते थे। मेरे ननिहाल तरवा के एक चचेरे मौसा थे जो एक बड़े हाजिर जवाब संवाद थे। इन भांड मंडलियों में वे सामाजिक कुरीतियों पर लोक शैली में तरह तरह के व्यंग्य द्वारा प्रस्तुति को बहुत ही मार्मिक बना देते थे। उनका एक गीत मुझे आज भी स्मरण होते हुए रोमांचित कर देता है, जिनकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी, जेकर खेतवा दिन भर जोतली, उहे देला गारी हो दुख भारी, हरिजन जाति सहे दुख भारी। इसी तरह बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर तीखी टिप्पणियां जो नंगी सच्चाइयों का पर्दाफाश कर देने वाली होती थी, उन्हें वही हरवाहे नृतक गा गाकर अपने नृत्य कला को बेहद आकर्षक बना देते थे। उदाहरण के लिए, मैं तो हूँ जवान, मोर बलमा लरी कैया, आधी आधी रतिया का बाबा मांगे पनिया, मैं त जनी पियासल बाबा लेके गईलो पनिया, बाबा के वोहरिया परो धइलो करहैया, ऊ तय लगेले बोले जैसे बकरन की नैया। इस कुरीति पर एक विरह शैली में बड़ा ही लोकप्रिय गीत गाया जाता था, जिसकी इन पंक्तियों में बहुत गूढ़ तथ्य छिपे रहते थे, जैसे बाबा विदा करो लरिका मेहरिया, रहिरिया में बाजे घुंघरू। उपरोक्त पंक्ति में छुपा हुआ गूढ़ रहस्य यह है कि गांव में अरहर के उस जमाने में हमेशा सनई की भी फसल मिलाकर तैयार की जाती थी। सनई से परसन बनता था तथा उसके फूल का साग बहुत स्वादिष्ट होता था। इसमें मूंगफली जैसी सैकड़ों फलियां लग जाती थी, जिनके अंदर तीसी की तरह बीज भरे होते थे। सनई की ये फलियां जब पककर सूख जाती थी तो उनके तने जरा भी किसी चीज के स्पर्श से हिल जाते तो यकायक उनके पूरे पेड़ से सैकड़ों घुंघरू जैसी खनक गूंज उठती थी। उपरोक्त लोकगीत में छिपा हुआ रहस्य यह है कि बाल विवाह से उत्पन्न कुरीति के कारण बालक दूल्हे की जवान पत्नी को उसका ससुर अरहर और सनई की संयुक्त खड़ी फसल के बीच से जाने वाले रास्ते से विदा कराकर ले जा रहा है।
तरह सामाजिक रूप से अमान्य व्यवहार के स्पर्श से गहन फसल के बीच सनही के पौधों से घुंघरू की गूंजती आवाजों से सारा रहस्य उजागर हो जाता है। गीत गोविंदम में जयदेव द्वारा वर्णित कृष्ण के शारीरिक स्पर्श से राधा के पैरों में बंधी पायल के खनक जाने से जो रहस्य खुल जाता है, उससे कहीं ज्यादा सौंदर्य शास्त्रीय रहस्य इन अधपेटवा दलितों की सनई से उजागर हो जाता है। इस प्रकरण में सनई की फलियां राधा के पायल से कहीं ज्यादा खनकती नजर आती हैं। ऐसे ही पति के बूढ़ा होने की शिकायत करती युवती का विरह इस लोकगीत में प्रस- प्रस्फुटित हो जाता था। कैसे सपरी हो भैया कैसे सपरी, मिलल हमके बुढ़वा भतार भैया कैसे सपरी, होइए कैसे बेड़ा पार भैया कैसे सपरी। इसी तरह इन नाच मंडलियों में दलित समाज में किसी भी नई चीज को अंधविश्वासों के दबाव में न स्वीकारने की भावना भी परिलक्षित होती रहती थी। उदाहरण के लिए जब सरकार अंग्रेजी डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों के कस्बाई दवाखाने भेजने लगी तो दलित उनमें उनसे इलाज करवाने से हिचकते थे क्यों, इसलिए वे अपने लोकगीतों में इन डॉक्टरों का मजाक अपने बीमार बकरियों के माध्यम से उड़ाने लगते थे। जैसे, हे डॉक्टर बाबू बीमार भइली बकरी, झंझिया संजिया का चरी का आइली खेतवा में लतरी, हे दगडर बाबू बेमाल भइली बकरी। इन लोक कला मंडलियों में लैला मजनू, शोरी फहराज, सुल्ताना डाकू आदि जैसे नाटकों का मंचन भी दलित कलाकार बहुत आकर्षक ढंग से करते थे। इन सभी नाटकों का अंत एक विचित्र समापन शैली में होता था। मूल नाटक के खत्म होते ही मुख्य कलाकार मंच पर आकर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर दाएं बाएं हिलाते हुए नृत्य शैली में मोले मोह ले चल रे मोले मोहे ले चल गाना लगता था। कुतूहलवश एक के बाद एक सारे कलाकार बारी बारी से मंच पर जाते और सभी वैसा ही करना शुरू कर देते थे। ऐसा लगता था कि मोहे ले ऐसा लगता था कि मोहे ले चल रे मोहे ले चल कोई छूत की बीमारी थी जो सबको लग जाती थी। इतना ही नहीं, अंततोगत्वा दर्शक भी मोहे ले चल रे गाने लगते थे। इस तरह इस लोक कला में दर्शक विलुप्त हो जाते थे। इस कड़ी में बारात प्रस्थान के समय एक खास किस्म का नृत्य किया जाता था जिसे दुक्कड़ कहते थे। यह बहुत ही शक्तिशाली नृत्य होता था। इसमें सिर्फ दो कलाकार, एक तबला वादक तथा दूसरा दुकंडजी नर्तक होता था। दफले की जोरदार लक्कड़ ध्वनि पर नाचने वाला व्यक्ति गोलाकार आवर्ती में नाचते हुए तरह तरह की कलाबाजियां दिखाता रहता था। इन कलाबाजियों में उनका उसका मुकाबला दफलची स्वयं करता था। मेरे दादा के छोटे भाई के बड़े बेटे सुंदर काका सिद्धस्त दुड़कची थे। ऐसे ही एक नाच हुआ करता था। हुड़क की ध्वनि पर कहर हुआ। हुड़क डमरू की आकृति वाला उससे काफी बड़ा वाद होता था जिसे कलाकार अपने बांह के नीचे कांख में दबा लेता था तथा उसे अपने कहने से बजाता था। यह बड़ा गजब का वाद होता था जिससे बहुत सुरीली कहरवा शैली में आवाज निकलती थी। वादक स्वयं जो कुछ गाता था उसके बीच 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 में दही दही दे नामक तकिया कलाम भी ठोक ठोक देता था। हुड़क वाले का दही दे अत्यंत आकर्षक होता था। उस जमाने में भी इस शैली वाले कलाकार बहुत कम मिलते थे। आज के जमाने में तो संभवतः विलुप्त ही हो गई है। मैं इन नाच मंडलियों तथा लोक कलाओं के पीछे एक तरह से पागल सा हो गया था। अतः दूर दूर तक के गांव में मैं रात भर घूम घूम कर इन्हें देखने सुनने जाया करता था। अक्सर मैं इन नाचों को देखने के बाद देर रात हो जाने के कारण उन्हीं गांव के मैदानों तथा खलिहानों में भूसा फैलाकर बारातियों के साथ सो जाता था और सुबह होते ही घर वापस आता था, जिसके कारण घर पर मुझे भीषण गाली युक्त अपमान से जूझना पड़ता था। एक रोचक बात यह थी कि इस तरह की सारी लोक कलाएं सिर्फ दलितों के बीच ही केंद्रित थी। स्वर्ण जातियों में किसी तरह की लोक कला मौजूद नहीं होती थी। शायद यही कारण था कि जिसके चलते इन कलाओं के बीच जाति सूचक विशेषण जुड़ गए थे, जैसे चमरुआ नाच या गाना, दोहिबा नाच, कहेरुआ धुन, कोड़ीता नाच आदि।
इस तरह उस अकाल का दुर्दिन या असर समाप्त होते ही दलित बस्तियां तरह तरह की लोक कलाओं से गुलजार हो गई थी। इस बीच अंग्रेजी के चलते मेरी पढ़ाई और भी रोचक होने लगी थी। छठी कक्षा में कोई विशेष समस्या नहीं हुई और मैं सन 1960 की जुलाई में 7वीं में चला गया। 3 महीने बाद तिमाही इम्तिहान होने वाला था। उस समय तिमाही, छमाही, सालाना आदि परीक्षाओं का प्रचलन था। स्कूल मास्टर ने कहा कि 4 आने इम्तिहान की फीस लाना। मैंने अपने घर के मालिक सुंदर चाचा से फीस की मांग की। इस पर उन्होंने खींच कर बोल दिया, इस ससुरा सब इम्तिहानी के बदले पैसा ले जाए के नोनिना का पकौड़ी खा ले। उस समय स्कूल के सामने शेरपुर गांव की एक नोनिया जाति की महिला ने पकौड़ी की दुकान खोली थी, जिसकी जिसकी शोहरत दूर दूर के गांव में हो गई। मुन्नर चाचा की यह बात मुझे बड़ी गहराई से छू गई, क्योंकि मैंने कभी उस पकौड़ी वाली दुकान के आसपास तक जाने की हिम्मत नहीं की थी। खरीदना या खाना तो दूर रहा। अतः मैं इस झूठे आरोप से इतना आहत हुआ कि घर से भागने की ठान ली। दूसरे दिन मैं घर से स्कूल के लिए चला। गांव के कुछ लड़के मुर्दैया पर गायें भैंस चरा रहे थे। मैंने अपना बस्ता एक लड़के को देकर कहा कि मेरे घर पर देकर कह देना कि मैं किताब खरीदने बहरल बरहलगंज बाजार जा रहा हूँ, अतः शाम तक घर आ पाऊंगा। यह कहकर मैं गांव के करीब 15 किलोमीटर दूर दुल्हापुर नामक छोटी लाइन के रेलवे स्टेशन की तरफ बड़ा आसनसोल में काम करता था। उनका नाम था टेनी काका। वे कहा करते थे कि रेलिया की पटरिया के नीचवा सोई के बिना टिकटवे के आसन सूरची चंपी जाइला चहुंपी जाइला। उस समय तक मैंने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, इसलिए उनसे प्राय पूछता था कि रेलिया का पटरिया का होले। वे बताते थे कि बैठने या सोने के लिए बोरिंग जैसन फट्टा होता है, जिसके नीचे वे बिछाकर छिपकर सो जाते थे। उनकी बताई गई यह विधि मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचती रही। यही सोचकर दुल्हापुर की ओर चला था कि रेलिया के पटरिया के नीचवा छिपी के कलकत्ता मुंह चहुपी जाइबे। किंतु आधी दूरी तय करने के बाद चिरैया कोट थाना तक पहुंचते ही मेरे पांव थरथराने लगे। कारण यह था कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। सोचने लगा कि खाऊंगा क्या। साथ ही यदि दुल्हापुर पहुंच भी गया तो कलकत्ता का सफर कैसा होगा। तरह तरह के दृश्य मेरे सामने से गुजरने लगे। कभी सोचता था कि यदि कलकत्ता पहुंच गया तो शाम बाजार वाले टाना रिक्शा खींचने वाले विश्राम को ढूंढूंगा, तो कभी बेलिया घट्टा के उर्मी दास की याद आती थी। हमारे गांव की औरतें अक्सर कहा करती थी कि कलकत्ता में बंगाली औरतें बाहरी लोगों को जादू द्वारा वश में करके भेड़ बकरा बनाकर रख लेती हैं। अतः इससे भी मैं आतंकित हो गया। यदि भेड़ बकरा बन गया तो क्या होगा। इसके अलावा न जाने कितनी कल्पनाएं मेरे दिमाग से ओझल होती रही। अंततोगत्वा कलकत्ता की राह में संभावित खतरों से मैं डर गया तथा कुछ वर्षों के लिए घर से भागने की आकांक्षा उसी चिरैया कोट के थाने की इमारत से टकराकर चकनाचूर हो गई और मैं उल्टे पांव आजमगढ़ की ओर जाने वाली सड़क पर निरुद्देश्य चल पड़ा। संध्या होने वाली थी और मेरी भूख चरम सीमा पर थी। जी चाहता था कि कुछ भी खाने को मिल जावे तो कुछ बात बने। उस समय मैं सड़क के पास अलदे मऊ सिरोना नामक गांव से गुजर रहा था। मेरे सामने गन्ने की खड़ी फसल दिखाई पड़ी। चुपके से मैं गन्ने के अंदर घुस गया। बड़े धीरे से एक गन्ना तोड़ा, उसके पत्तों को छुड़ाकर उसके ऊपरी हिस्से, हरे हिस्से जिसे गेंडा कहते हैं, को धीरे से चटकाया। गन्ने के झुरमुट से बाहर निकलते हुए इधर उधर दूर तक देखा कि कोई मुझे चोरी करते हुए देखा तो नहीं। आश्वस्त होने पर गन्ना चूसते हुए आगे निकल पड़ा। किसी तरह उसी पेड़ सड़क पर स्थित बबूरा धनुआ के उस स्कूल पर पहुंचा जहां 5वीं कक्षा का इम्तिहान दिया था। वहां पहुंचते ही मेरी कल्पना में एक बार फिर रामचरण भैया मेरे सामने खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि इसके आगे कहाँ जाऊं। अब अंधेरी रात हो चली थी। बीच बीच में अचानक किसी एक्का में नदे घोड़े की टाप सड़क पर बजती सुनाई देने लगी थी। मुझे याद आया कि मेरे चचेरे भाई वहीं पहलवानी सीखने वाले गोकुल भैया की ससुराल बबुरा से करीब 1.5 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में स्थित दलित बस्ती में है। पता के नाम पर इसका पता था बबुरा के पास वाली चमरोटी।
मैंने इस चमरोटी को इधर-उधर पूछते हुए ढूँढ निकाला, क्योंकि इससे पहले वहाँ कभी नहीं गया था। गोकुल भैया के ससुराल वाले खाना खाकर सो गए थे। वे लोग मुझे देखते ही अचंभित होकर समझ गए कि मेरा इस तरह आना कुछ गड़बड़ सा लगता है। वो बेहद गरीब थे, इसलिए तत्काल कुछ खाने का इंतज़ाम करना उनके लिए एक समस्या थी। घर के अंदर चल रही कानाफूसी से इसका आभास मुझे हो गया था। वे लोग एक मोटी रोटी और कुछ कमी का साग सुबह बच्चों के खरमेटाव यानी नाश्ते के लिए बचा कर रखते थे। अतः उनका खरमेटाव मेरे डिनर के हिस्से में काम आया। उनकी झोपड़ी के सामने एक ही जड़ से निकले जुड़वा ताड़ के 2 लंबे पेड़ थे। वहीं एक झिलंगा डालकर मुझे सुलाया गया। कलकत्ता की असफल यात्रा तथा घर वापसी से उत्पन्न संभावित कलह की पीड़ा से आक्रांत मुझे नींद नहीं आई। मैं ताड़ के इन जुड़वा भाइयों को रात भर निहारता रहा। अक्सर भावनात्मक बहाव से जूझते हुए सोचने लगता था कि करते हुए मेरे पैरों के पास जमीन पर किसी बड़ी वस्तु के धम से गिरने की आवाज सुनकर मैं उठ गया। एक बार तो मुझे लगा कि इन ताड़ के पत्तों का भूत है, इसलिए लाख चाहने पर भी मैं न तो उस वस्तु की तरफ देख सका और न ही ताड़ के ऊपरी झुरमुट को। भूतय माहौल से मैं डर गया था। अब कहाँ सोऊं, इसका विकल्प कुछ भी नहीं था। झिझक के कारण झोपड़ी के अंदर सोए रिश्तेदारों को बुला भी नहीं सकता था। लगभग कंपन की मुद्रा से में मैं बैठा रहा। जैसे तैसे मन ही मन हनुमान चालीसा रटते हुए उस गिरी वस्तु की तरफ देखा। इसकी वही प्रसिद्ध लाइनें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उस रात मेरे काम आई और वह वस्तु भूत नहीं बल्कि ताड़ के पके हुए फल के रूप में नजर आई, जिसे हमारे गांव वाले तरकुल का कुजा कहा करते थे। मैंने उसे उठाकर रख दिया। नींद से वंचित सवेरा होते ही मैं तरकुल के उस कुंजे को लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। तमाम आशंकाओं से बोझिल दिमाग को ढोते हुए हुए भरी दोपहरी में इसमें मैं अपने उसी पुराने मुर्दैया में एक बार फिर आ पहुंचा। वहां कोई नहीं था। वहां से कुछ ही दूर स्थित अपनी दलित बस्ती की तरफ 10-20 कदम बढ़ाता, फिर डर के मारे मुर्दैया की तरफ वापस आ जाता था। सबसे बड़ा डर इस बात का था कि पिटाई तो जो होनी है वह होगी। मेरी पढ़ाई हमेशा के लिए छुड़ा दी जाएगी। उस समय मैं तुलसीदास के शब्दों में तरु पल्लव महा रहो, छिपाई करे विचार करो का भाई वाली स्थिति में आ गया। मैं घबराकर मुर्दैया के उस हिस्से में एक सिंघोर पेड़ के नीचे बैठ गया, जहां मरे पशुओं के चमड़े छुड़ाए जाते थे। कल्पना के तौर पर अचानक मेरे सामने डांगर के मांस पिंड पर झपटते गीत तथा जोहाते हुए कुत्तों की होड़ नजर आने लगी। तभी हमारे गांव के एकमात्र नट परिवार के मुखिया सोफी कंधे पर ढोल टांगे किसी अन्य गांव से आला गायकी के बाद अपनी झोपड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। मुझे देखते ही वे कहने लगे, तू कहाँ चला गया था बाबू? तुमरे घर रोवन पड़ा था, लोगन एहर ओहर खोजन निकला है। चल चल घर घर चल, घर चल। सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। सोफी मुझे पकड़कर घसीटते हुए घर की तरफ चल पड़े। वे जोर जोर से मेरे पिताजी का नाम लेकर बुलाने भी लगे। साथ ही बीच बीच में भी अपने ढोल पर एक जोर का तमाचा भी जड़ देते थे। उनका यह विचित्र ढोल कच्ची शोर मेरी बस्ती में आसानी से जा पड़ा। दर्जनों लोग मेरी तरफ चल पड़े, जिनमें मेरे गुस्सेल नगर चाचा भी शामिल थे। मेरे पास पहुंचते ही नगर चाचा सबसे कहने लगे, कोई इसे कुछ न कहे वरना ये फिर भाग जाएगा। उनकी इस वाणी से मुझे बड़ी राहत मिली। मैं घर पहुंचकर जोर जोर से फिर रोने लगा। इस बार मेरी इस रुलाई में मेरी माँ शामिल हो गई। गांव की अनेक औरतें भी अपने आंखें पहुंचने लगी। कोयलरी के पत्ते पर चिट्ठी लिखवाने वाली किसुनी भोजी मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, देसवा तू छोड़ी देवा बाबू, ता हमारी चिट्ठियां कई लिखी। ऐसे ही दिल को छूने वाले अनेक जुमले मुझे उस दिन सुनाई पड़े। गांव के फेरू काका गुस्से में घर पर आकर बोले कि इसकी पढ़ाई नहीं छुड़ाई जाए। इस दौरान मेरे पिताजी घर पर नहीं थे। वे मेरे ननिहाल तरवा मुझे ढूंढने चले गए थे। वे उस दिन शाम को घर वापस आने पर मुझे देखकर सैम जोर जोर से रो पड़े और कहने लगे, अब अब हम कहियो हरवाई करेगे न कहब। तू जितना पढ़ल चाहत हउआ उतना पढ़ा। अब केहू न बोली। पिताजी ने यह भी बताया कि शेरपुर कुटी पर बाबा हरिहर दास ने मुझे उन्हें रामायण से शगुन निकालकर बताया था कि लड़का घर वापस आ जाएगा। इस शगुन के बारे में उन्होंने कहा कि बाबा हरिहर दास ने उस पन्ने को खोलकर
देखी तो उस पर राम के लंका से अयोध्या लौटने की बात लिखी थी। बाबा ने इसका मतलब शुभ समाचार के रूप में निकाला। मेरे धर्मांध पिता मेरे घर पहुंचने से पहले ही पूर्ण रूपेण आश्वस्त हो चुके थे कि बाबा हरिहर दास का सगुन कभी झूठा साबित नहीं होगा। मेरी पढ़ाई तो फिर चालू हो गई, किंतु इससे जुड़ी सारी समस्याएं ज्यों की त्यों पड़ी रही। स्कूल में मेरे सारे अध्यापक घर से भागने की खबर से काफी स्तंभ रह गए थे। मेरे संस्कृत के अध्यापक जगदीश पांडे तो मेरे घर से भागने से लेकर वापिस आने तक के वृतांत को सुनकर स्वयं दूसरे लोगों को सुनाने लगे थे। वे तरकुल के कुंजे वाली भूति घटना का खूब मजा ले लेकर औरों से गुणगान करने लगे थे। वास्तव में मैं इस पंडित जी का सबसे बड़ा चहेता बन गया था। इस बीच बाबा हरिहर दास ने भी मुझे आश्वस्त किया कि मेरी पढ़ाई बंद नहीं होने देंगे। इस बार मात्र 2 दिन के अंतराल के बाद 7वीं कक्षा में मेरी पुनर्वापसी एक युगांतकारी घटना साबित हुई। स्कूल की पढ़ाई तो सामान्य हो गई, किंतु घर पर जब पढ़ने बैठता तो सभी लोग ताने मारते कि काम के डर से पढ़ने का बहाना बनाकर बैठ गया है। ऐसी बातें मुझे बहुत खलती थी। उसी समय मेरी माँ को रात में दिखाई देना बहुत कम हो गया। अतः टोटका स्वरूप वह रात के अंधेरे में सरसों के तेल में मिट्टी की ढकनी में कपास की बाती जलाकर यूं ही कुछ ढूंढने निकल पड़ती थी। कौतूहलवश किसी ने पूछ लिया कि क्या ढूंढ रही है, कुछ खो गया है क्या, तो वह तुरंत घर में ये कहते हुए वापस आ जाती कि वह रतौंधी ढूंढ रही है। रतौंधी आंख की भी एक बीमारी होती है जिसके चलते रात में दिखाई देना कम हो जाता है। गांव में सबका विश्वास था कि दिया बाती जलाकर रतौंधी ढूंढते हुए किसी के द्वारा टोक दिए जाने से यह टोटका सफल हो जाता है और फिर रोगी को साफ दिखाई देने लगता है। मेरी माँ भी दावा करने लगी कि इसी टोटके से वह ठीक हो गई। मुझे ऐसे टोटकों के प्रति आशंका तो होती थी, किंतु घोर अंधविश्वास माहौल में कोई प्रतिरोध नहीं कर पाता था। उसी माहौल में अक्सर किसी भी व्यक्ति को हाथ में खाद्य सामग्री ले जाते देखकर कौवे झपटा मारने लगते थे। इस प्रक्रिया में यदि कौवे का पांव किसी के सिर से टकरा गया तो वे इसे बहुत बुरा अपशकुन माना जाता था, जैसा कि इसके काट के लिए किसी नजदीकी रिश्तेदार को मृत्यु का संदेश दिया जाता था। जैसा कि इस ताकि वहां रुंधन शुरू हो जाए। एक ऐसी ही घटना नगर चाचा की बड़ी बहू बस मतिया भोजी के घर साथ हुई। इसी भोजी के पिता तथा चाचा ओझा सोखा थे। नगर चाचा कहने लगे कि अशगुनिया का सनेसा अशगुनिया से ही भेजवावे का चाहिए, अतः इस अपशगुन के काट का संदेश भेजने के लिए मेरे जैसे अपशगुनकारी व्यक्ति का चुनाव किया गया। मेरे लिए यह एक विराट संकट था कि एक जिंदा व्यक्ति को कैसे मृतक घोषित करूं, वह भी उसके माँ बाप के सामने। अंत में मैंने लगभग 10 किलोमीटर दूर उनके गांव मंगरपुर जाकर बसमतिया भोजी की मृत्यु का संदेशा सुना ही दिया। उनकी माँ फूट फूट कर रोने लगी, साथ ही छाती भी पीटने लगी। मैंने पुनः घबराते हुए बोल दिया कि कौवा मुंडवा पर झपटा मरले रहल। इतना सुनते ही बड़ी राहत के साथ रुंदन शांत होते ही अशगुन के टल जाने का इत्मीनान भी हो गया। उस दिन मंगरपुर में जोर की आंधी आई थी, अतः खूब धूल धक्कड़ का माहौल था। इस कथित मृत्यु संदेश से ओझा सोखा के घर वाले इसलिए भी थोड़ी देर के लिए घबरा गए थे कि आंधी में किसी बगल के गांव का एक बकरा भागकर ओझा के घर के पास आ गया था, जिसे पकड़कर उन्होंने अपने आंगन में काट दिया था। अतः वह क्षणिक मातम मातम एक उत्सव में बदल गया। संयोग देखे कि उसी समय बकरे का मालिक उसे ढूंढते ढूंढते ओझा ही के घर ज्योति कराने आ गया। उन ओझाओं के सामने भी विकट संकट था। आखिर उनके ही घर में कटा हुआ बकरा पकाए जाने का इंतजाम भी पड़ा हुआ था। ओजेती तो जमानी ही थी। इस अतः ओजेती के लिए बकरे के मालिक ने 1.25 रुपये अछत में दिया। लोग काटते हुए जय भवानी काली माई की उदोष के साथ गिड़गिड़ाते हुए ओझा बाबा तुतलाते हुए बोल पड़े, दुई गोड़वा कुकुर दुई गोड़वा कुकर साफ दिखाई देत हो। अब जात हो चली गयल। अब भवानियों माई के ना देखा थो ले गयल दुई गोड़वा कुकुर तोहरे खसी की। इसके बाद ओझा बाबा ने समझाया कि दुई गोड़वा कुकुर कहीं गायब हो गया, जिसे भवानी माँ भी अब नहीं देख पा रही है। अतः बकरा अब जिंदा नहीं है। जिंदा होता तो भवानी माँ जरूर बता देती। ओझाती से आश्वस्त होकर बकरे का मालिक जो बगल के ही गांव का एक खेत मजदूर था वापिस चला गया। ओझा को अछत में मिला 1.25 रुपया मसाला खरीदने के काम आया और शीघ्र ही सी कर झपकने वाली दावत का सभी ने आनंद लिया। जब दूसरे दिन मैंने घर वापस आकर
दुई घोड़ा कुकुर की कहानी सुनाई तो नगर चाचा पछताने की मुद्रा में आ गए, जिसका कारण यह था कि उस दुई घोड़ा कुकुर की दावत से वे स्वयं वंचित रह गए। स्कूल में मेरी पढ़ाई रंग लाने लगी। लेजर के समय अनेक छात्र मेरे साथ मैदान में बैठ जाते और कोई गणित तो कोई अंग्रेजी का ग्रामर पूछने लगता। मैं तुरंत कपड़े से जमीन पर आदि मानव की तरह लिखना शुरू कर देता था। इस तरह मेरी समानांतर कक्षा 12 महीने जारी रही। शायद भविष्य में प्रोफेसर होने की यही मेरी पृष्ठभूमि थी। इसी बीच मुझे एक अकल्पनीय समस्या से जूझना पड़ा। मेरे पिताजी जिन पंडित जी की हरवाही करते थे, उनकी बेटी आशा लगभग मेरी ही उम्र की थी, किंतु देर से पढ़ाई शुरू करने के कारण कक्षा 5 में पढ़ रही थी। हरवाही के चलते हमारे पूरे परिवार से घुली मिली रहती थी। स्कूल जाते जाते जब भी वह साथ होती, मुझसे अपना होमवर्क हल करवाती थी, विशेष रूप से गणित। वह भैया के संबोधन संबोधन से मुझे बुलाती रहती थी। एक दिन वह स्कूल के पास वाले नाले के किनारे अकेली खड़ी थी। मैं स्कूल से आते हुए दूर से ही देख रहा था कि कोई नाले में थोड़ी दूर जाकर फिर किनारे वापस आ जाता था। हुआ यह था कि अचानक नाले में जवार जवार की अधिक पानी चढ़ गया था। उस समय छोटी छोटी लड़कियां भी साड़ी पहनती थी, अतः वह अपनी साड़ी उठाए घुटने तक पानी में जाती, किंतु आगे अधिक पानी में चढ़ाव के कारण वापस आ जाती। वह नाले के कई हिस्से में छिछली जमीन की खोज में जाकर देख चुकी थी, किंतु उससे नाला पार नहीं किया जा सका। मैं जब वहां पहुंचा तो बेझिझक मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं नाला पार कराता हूँ। जैसे कि मेरे जैसे लड़के पानी चढ़ाने पर हमेशा अपनी धोती उतारकर अंगोछा पहन लेते हैं और फिर नाला पार कर पुनः सारे सारे कपड़े पहनकर स्कूल जाते थे, मैंने भी अंगोछा पहन लिया। मेरा कुर्ता धोती तथा बस्ता बेझिझक अपने हाथों में पकड़ लिया और मैं जमीन पर बैठकर उसके घुटने के नीचे के पैरों को पकड़कर खड़ा हो गया। उसका धड़ मेरे कंधों के पार चला गया। कमर भर पानी में हल कर हम नाला के उस पार पहुंच गए। मेरे पिताजी भी अनेक बच्चों को नाला पार कराते रहते थे। मेरे अंदर भी इसी क्रिया में इस क्रिया में किसी तरह का संकोच नहीं होता था। अचानक एक बहुत बड़ी मुसीबत यह आ गई कि नाले के उस पार गांव के कुछ ब्राह्मण छात्र दूर से ही रामचरितमानस के इस नए केवट प्रकरण को बड़े गौर से देख रहे थे। जाहिर है तिल का ताड़ बनना ही था। तरह तरह की अफवाहें गर्म होने लगी। ये अफवाहें उसके पिताजी को भी सुनाई पड़ी। घबराकर उन्होंने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया। वह मुश्किल से 12 साल की थी, किंतु अनहोनी का भय भयानक था, इसलिए साल भर के अंदर ही उसके ससुराल ढूंढ दी गई। विदाई के समय मेरी माँ भी वहाँ मौजूद थी। घर वापस आकर माँ ने बताया कि डोली में बैठते समय पंडित जी की बेटी रो रो कर कहती रही कि हमार पदई हमार पदैया छूट गयल हो बाबा। जाहिर है शिक्षा से यदि एक गुलाम पुत्र इतना कुछ हासिल कर सकता था, तो फिर मालिक पुत्री न जाने कितना आगे जाती, किंतु एकमात्र अदना अफवाह ने उसका सब कुछ छीन लिया और वह अपने ससुराल में सिर्फ मालकिन बनकर रह गई। इस संदर्भ में वर्षों बाद जब 1977 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं पश्तो भाषा पढ़ रहा था, तो काबुल के प्राध्यापक बेजिद हाथसब साहब ने पढ़ाते हुए बताया कि पश्तो साहित्य में मलालई की लंडिया सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे दोहे जैसी रचनाओं को पश्तो में लंडई कहते हैं। मलालई किसी मध्ययुगीन अफवाही राजा की बेटी थी, जिसका लगाव उसके ही एक गुलाम से हो गया था। घबराकर राजा ने मलालाई को जेल में बंद कर दिया। जेल की कोठरी में उनके पास न कागज था न कलम, अतः वह उंगलियों को घायल करते हुए खून से दीवारों पर लंडिया लिखने लगी। ये रचनाएं बाद में चलकर पश्तो साहित्य की अमूल्य निधि बन गई। ऐसा सुनकर क्षण भर के लिए मेरी कल्पना से होकर एक नई मलालई गुजर गई। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।